टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग ऑर्डर है कि ऑर्डर को डिटरमिन करने के कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ ट्रायल। तो ये जो है हम ऑलरेडी ये दोनों इक्वेशन या तीसरी इक्वेशन भी हम निकालेंगे। ये है मतलब डिफरेंट ऑर्डर्स की ये हमारी इक्वेशंस हैं। तो हम अगर इससे हम निकालना चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन जो है हम ड्राइव कर चुके हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे ड्राइव हुई है तो मेरे पिछले लेक्चर को कंसल्ट करें। तो मेथड ऑफ ट्रायल ये होता है कि हम रिएक्शन को किस तरह से ट्रैक कर रहे होते हैं। अगर हमने उसका ऑर्डर निकालना है तो हम रिएक्शन को इस तरह से ट्रैक करते हैं कि हम डिफरेंट टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ट्रैक करते हैं क्योंकि रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब हम डिफरेंट टाइम पे ए माइनस एक्स जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बता रहा होता है, डिफरेंट टाइम पे जब हम ए माइनस एक्स की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। मतलब 10 मिनट पे जो ए माइनस एक्स था वो क्या है, और 15 मिनट पे यहाँ पे आप 15 मिनट लिखेंगे उस पर ए माइनस एक्स क्या है, फिर 20 मिनट पे ए माइनस एक्स क्या है। तो ये वैल्यूज़ हम बार बार पुट करते हैं 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, कोई भी टाइम हो सकता है। और ये वैल्यूज़ भी हम बार बार पुट करते हैं कि ज़ाहिर बात है डिफरेंट टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। शुरू में ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रही होती है। तो जब हम पुट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है पुट करने के बाद वो के कांस्टेंट सेम आना चाहिए। अगर वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके सेम आती है तो हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे हमारा जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है। लेकिन अगर इस इक्वेशन में सेम नहीं आती तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर वाली में पुट करके देख लेते हैं। अगर इसमें पुट करने से बार बार पुट करने पे मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन को पुट करने पे सब में वैल्यूज़ जो है के की सेम आ रही है तो हम बोलेंगे हमारा सेकंड ऑर्डर है। तो वैल्यू के की कांस्टेंट आना बहुत ज़रूरी है। इसको इसलिए मेथड ऑफ ट्रायल बोलते हैं कि एक मेथड से अगर काम नहीं चला, एक इक्वेशन से नहीं चला तो दूसरे में पुट करके देख लें, दूसरी से नहीं चला तो थर्ड ऑर्डर में पुट करके देख लें, थर्ड से नहीं चला तो ज़ीरो ऑर्डर में पुट करके देख लें। लेकिन कंडीशन ये है कि डिफरेंट टाइम भी चेंज करना है और हमने ए माइनस एक्स जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, बी भी है और ए भी है, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज होगी। और उसको चेंज होगी तो फिर हम बार बार पुट करके देखेंगे कि क्या बार बार टाइम और कंसंट्रेशन चेंज होने के बावजूद क्या के की वैल्यू सेम रह रही है या नहीं रह रही। अगर सेम रह रही है तो वही ऑर्डर है क्योंकि वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, और अगर नहीं रह रही तो किसी और इक्वेशन में पुट करके देख लें। तो इसलिए इसको मेथड ऑफ ट्रायल बोलते हैं। जो सेकंड मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड का, ये थर्ड ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डी एक्स मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ओवर चेंज ऑफ टाइम, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारा रेट कांस्टेंट है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर में एक ही रिएक्टेंट होता है, सेकंड में दो होते हैं, थर्ड में तीन रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर ओवरऑल 3 आ रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है कि ये चीज़ हमारी वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो स्लोप होती है। तो वाई एक्सिस पे हम डी एक्स ओवर डी टी रखेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम रखेंगे ए माइनस एक्स, सेकेंड में ए माइनस एक्स का स्क्वेयर, और थर्ड में ए माइनस एक्स का 3। मतलब कोई भी कंसंट्रेशन हम अगर यहाँ पे रखेंगे इन तीनों में से तो स्ट्रेट लाइन हमारी आनी चाहिए। और ये वाला मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें कुछ ना कुछ आइडिया है कि हमारा ऑर्डर क्या है, हम उसको कंफर्म करने के लिए ये वाला ग्राफ पुट करते हैं। अगर तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है तो हम बोलेंगे ए माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे मैंने तीनों इकट्ठे लिख दिए हैं, हम बारी बारी अलग अलग सारे ऑर्डर्स के लिए पुट करेंगे। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के केस में यहाँ ए माइनस एक्स रखेंगे, और सेकंड में केस में ये वाली वैल्यू रखेंगे, थर्ड की केस में ये थ्राइस वाली वैल्यू रखेंगे। तो अगर वैल्यूज़ जो है वो पुट करने पे हमारे ग्राफ जो है स्ट्रेट आ रहा है, ग्राफ जो स्लोप है वो के को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑर्डर वही है। ए माइनस एक्स के केस में फर्स्ट ऑर्डर है, स्क्वायर के केस में सेकंड ऑर्डर है, थ्राइस के केस में थर्ड ऑर्डर है। तो हम इसमें इंस्टेंटेनियस रेट भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्लोप इस तरह से नहीं है, हमारी स्लोप ऐसे है, तो हम इससे इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करने का मतलब है ये एक पॉइंट हम लेंगे, उसके अंदर से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट ड्रा करने के बाद यहाँ पे एक ट्राइंगल हम बना देते हैं, ठीक है। ट्राइंगल पे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो होगा डी एक्स
यहाँ पे जो चेंज है और जो यहाँ पे चेंज है उसको हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस रेट भी फाइंड कर सकते हैं अपनी स्लोप से। अगर हमारा इस तरह करके ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ में पुट करने के बाद हम रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने के बाद ये वाला जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं। वो हम इस ग्राफ से नहीं फाइंड करते, वो हम क्या करते हैं, इस साइड पे हमारी होती है टाइम, यहाँ हमारा टाइम होगा और यहाँ से लेके जो जहाँ तक आएगी हमारी वैल्यू, ये जो हमने स्लोप जो ट्राइंगल बनाई है वो ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे, वो होगी dt। और ट्राइंगल की यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगी इस साइड पे हम कंसंट्रेशन रखेंगे, वो होगी dx। तो इससे हम dx/dt इंस्टेंटेनियस रेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम रेट फाइंड करेंगे। रेट फाइंड करने के बाद रेट, ज़ाहिर है हमें रेट की वैल्यू पता होंगी तभी हम यहाँ पे पुट करेंगे ना ग्राफ में वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस में हमारा क्या है, पहले हम इस तरह से dx/dt निकालेंगे इस वाले फार्मूले से। यहाँ पे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारा होगा t, वाई एक्सिस पे होगा हमारा x, और हम टेंजेंट ड्रा करके हम अपना इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। फिर हम ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनाएंगे। सॉरी। तो इस ग्राफ में हम यहाँ पे रखेंगे a-x, या जो भी कंसंट्रेशन है यहाँ पे रखेंगे dx/dt। dx/dt कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। तो फिर अगर हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है, फिर हमारी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इस तरह से। इस केस में अगर हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हमारा वही ऑर्डर है जो हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि वो ऑर्डर है या नहीं है। जो हमारा तीसरा मेथड है वो हाफ लाइफ मेथड है। हाफ लाइफ हमें पता है, हाफ लाइफ का फार्मूला होता है कि जो हमारी जो भी कंसंट्रेशन होगी ना, ऑर्डर उसमें से -1 होगा। अगर यहाँ पे 2 ऑर्डर है 2 - 1, हमारा ऑर्डर 3 है तो 3 - 1, अगर हमारा ऑर्डर 0 है तो हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 1 - 1। ठीक है। तो हमारा जो हाफ लाइफ का ये फार्मूला है, हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और ऑर्डर जो होगा n-1 होता है हमारा। ऑर्डर जो है वो जो भी हमारा ऊपर आ रहा होगा कंसंट्रेशन की पावर, उसमें से -1 हो जाएगा, तो वो हमारा ऑर्डर होता है। तो ये हाफ लाइफ का फार्मूला है। तो हाफ लाइफ जो होती है, अगर हमने 2 दफ़ा हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, हमने एक ही रिएक्शन जो है वो हमने 2 दफ़ा कैलकुलेट करना है। हमारा जो हाफ लाइफ होती है वो डिपेंड कर रही होती है कंसंट्रेशन में। तो फर्स्ट ऑर्डर में वैसे नहीं, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसमें भी इसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो क्योंकि ये जो फार्मूला है ये सबके लिए है, ये फार्मूला फर्स्ट, ज़ीरो, थर्ड ऑर्डर सबके लिए है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर में वो नहीं कर रही होती तो वो क्या हो जाएगा, 1 - 1। यहाँ ऑर्डर जो होता है फर्स्ट ऑर्डर में वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, 1 - 1 0 हो जाता है। तो वो फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबकी जो है वो ऑर्डर निकल आता है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 दफ़ा हाफ लाइफ फाइंड करेंगे। जो पहली हाफ लाइफ होगी उसको हम 1 बोलेंगे, और इसमें जो कंसंट्रेशन होगी उसको A1 बोलेंगे। दूसरी जो होगी उसको हाफ लाइफ 2 बोलेंगे, और उस तब जो कंसंट्रेशन होगी उसको भी हम बोलेंगे A2 n-1। ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, जो 2 वाली हाफ लाइफ है उसको उससे डिवाइड कर देंगे 1 वाली के साथ, T2 / 1। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं A2 की जो कि वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे ही रह जाएंगी, और क्योंकि हम डिवाइड जो कर रहे हैं वो A1 की वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, तो A1 की वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी। ठीक है। और सिंपल वर्ड्स में इस वाली इक्वेशन को ऊपर रखना है और इस वाली इक्वेशन को नीचे रखना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके हमारी ये वाली वैल्यू आ रही है, n-1 दोनों में कॉमन है, पावर कॉमन है, तो हम वो बाहर लिख लेंगे। फिर हम इसका लेंगे लॉग ऑफ नेचुरल। तो लॉग ऑफ नेचुरल जब लेते हैं तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। ठीक है, लॉग ऑफ नेचुरल लेंगे। फिर हम, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हाफ लाइफ से ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। ऑर्डर हमें नहीं पता, ठीक है, हमने n-1 लिख दिया सीधा सीधा। हमें क्या पता है, हमें कंसंट्रेशन पता है और हमें टाइम पता है कि कितना टाइम लगा, तो उसको हम हाफ लाइफ कंसिडर कर रहे हैं। कितना टाइम लगा हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन से 50% कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ क्या होता है कि 100% से कंसंट्रेशन 50% हो जाना। तो 50% हो कंसंट्रेशन जब हुई तो तब कितना टाइम लगा 100 से 50% होने में, वो हमारी हाफ लाइफ है। तो पहले एक कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ और होगी, दूसरी कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ और होगी। ठीक है।
तो आप बोलेंगे कि अगर 1 है, ऑर्डर 1 है तो फिर कंसंट्रेशन का क्या हिसाब होता है? कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो तब तो कंसंट्रेशन क्योंकि हाफ लाइफ जो होती है वो डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन पे, तो हाफ लाइफ जो है कंसंट्रेशन के लिहाज से चेंज नहीं होगी, तो तब भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन फार्मूला हमने जनरल यही फॉलो करना है। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास लॉग ऑफ नेचुरल A1/A2 आ जाएगा, तो इसको हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारा रह जाएगा n-1। n-1 में से -1 जो है इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और ये हमारा आ गया फार्मूला। अब इसमें जो भी आपकी वैल्यू आ रही है हाफ लाइफ की, हो सकता है अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन के लिहाज से हाफ लाइफ जो है वो चेंज नहीं होती, तो जो जहाँ कंसंट्रेशन होगी और जो बाद में कंसंट्रेशन होगी उन दोनों पे हाफ लाइफ सेम आएगी। ठीक है, तो फिर उसको +1 कर देंगे तो यहाँ ऑर्डर 1 आ जाएगा। सिंपल है हमारा मतलब, जो भी ये आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ना कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ की, तो उसमें से +1 करेंगे तो यहाँ ऑर्डर आपका निकल आएगा। लेकिन फार्मूला आपने यही फॉलो करना है सेम, जनरल फार्मूला हमारा यही है। तो अब हम एक और मेथड करते हैं, 2 मेथड और करेंगे। हमारा डिफरेंशियल मेथड है 4th वन। वांट होफ ने ये मेथड दिया था। डिफरेंशियल मेथड में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं और डिफरेंट कंसंट्रेशन में। तो पहला हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा C1, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। यहाँ माइनस लगा रहे हैं क्योंकि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिहाज से कर रहे हैं, और एन हमारा ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला हमने रिएक्शन परफॉर्म किया, रिएक्टेंट सेम है लेकिन हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। फिर हमने दूसरी कंसंट्रेशन पे वही रिएक्शन परफॉर्म किया, C1 C2 N। 2 दफ़ा हमने रिएक्शन किया और दोनों दफ़ा कंसंट्रेशन चेंज थी लेकिन रिएक्टेंट सेम थे। तो यहाँ से अब हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ कर देंगे। सबसे पहले तो हम इनका लॉग लेंगे, पहले हम लॉग लेंगे फिर बाद में हम कुछ करना है हमने। पहले इस इक्वेशन का लॉग लेंगे, लॉग के, तो जब हम लॉग लेते हैं पावर पहले आ जाती है, जैसे लॉग ऑफ नेचुरल में हुआ था, log 10 में भी यही होगा। फिर हम दूसरी इक्वेशन का लॉग लेंगे, अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस हम जब करेंगे तो क्या आएगा, फिर माइनस, ये वाला प्लस में ये माइनस में लिख देते हैं। एन आएगा, ये कट जाएंगे हमारे, ये एन है, एन log C2। तो एन यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं ना, एन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इस साइड पे अंदर आ जाएगा log C1 माइनस log C2। तो हमने अगर यहाँ से ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारा ऑर्डर निकल जाएगा। तो फाइनल फॉर्म हमारी किस तरह से आएगी, कुछ भी नहीं हमने किया। अगर
ये वाली साइड इसके इक्वल थी, यहाँ पे से लॉग के कट गया, प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास पीछे रह गई। उसमें से हमने n जो है वो कॉमन ले लिए, पीछे हमारे पास log c1 माइनस log c2 रह गया। तो अब हमने हमारी जो इक्वेशन है वो ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल हो गई है, ये जो हमारा पीछे रह गया इज इक्वल टू n तो दोनों साइडों पे हमने इसको डिवाइड कर देना। ये कट जाएगा हमारा और हमारा ऑर्डर निकल जाएगा। तो हमारा ऑर्डर जो है इस केस में, डिफरेंशियल के केस में, हम अगर ज़ाहिर है हमें कंसंट्रेशन पता है जो चेंज हो रही है, टाइम पता है दोनों दफ़ा, और वो वैल्यूज़ हम सारी पुट करेंगे तो हमारा ऑर्डर निकल जाएगा। जो हमारा पांचवा मेथड है उसको हम ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी बोलते हैं। आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी बोलते हैं और लार्ज एक्सेस मेथड भी बोलते हैं इसको। इस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं। तो अगर हमें अपना ऑर्डर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम हर एक के लिहाज से ऑर्डर फाइंड करेंगे और फिर उनको प्लस कर देंगे। इसके लिहाज से ऑर्डर फाइंड करेंगे, इसके लिहाज से, फिर इसके लिहाज से। तो इंडिविजुअल ऑर्डर कैसे हम फाइंड करेंगे, तो जब हमने ए के लिहाज से ऑर्डर फाइंड करना है तो इन दोनों को एक्सेस में ले लेना है। तो हमें पता है जो चीज़ एक्सेस में हो वो ऑर्डर को अफेक्ट नहीं करती, तो इसके लिहाज से हमारा ऑर्डर निकल आएगा एन ए। जब हमने इसके लिहाज से ऑर्डर फाइंड करना है, ए और सी को एक्सेस में ले लेना है, तो इसके लिहाज से हमारा ऑर्डर निकल जाएगा ए एन बी। जब सी के लिहाज से हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो ए और बी को एक्सेस में लेना है, तो इसके लिहाज से हमारा ऑर्डर निकल आएगा एन सी। तो टोटल ऑर्डर हमारा होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो इन तीनों को हम प्लस करके जो आएगा वो हमारा ऑर्डर होगा। तो इसको ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड बोलते हैं, या फिर इसको लार्ज एक्सेस मेथड भी बोलते हैं। मतलब बाकी दो क्वांटिटीज़ को एक्सेस में ले लेना है और एक के लिहाज से ऑर्डर फाइंड कर लेना है, फिर उनको प्लस कर लेना है, तो वो हमारा ऑर्डर होगा, टोटल ऑर्डर। मतलब अगर इसका 1 आ रहा है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो टोटल ऑर्डर हमारा होगा 3। हम बोलेंगे ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये था हमारा ऑर्डर फाइंड करने का मेथड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept well. If you have any question, ask in comment box below, and don't forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.